कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब वहाँ इसके परिणाम भी आ गए हैं और इस परिणाम के अनुसार वहाँ पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है और इस बहुमत के आधार पर अब वह वहाँ सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी। इस जीत के बाद कांग्रेस को वहाँ किस प्रकार से सरकार चलाना है ये कांग्रेस को सोचना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि एक तरह से अपने आप को अजेय मानकर यह अब तक चुनाव लड़ती आ रही थी कि मोदी जी चले जाएंगे तो चुनाव जिता देंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे तो चुनाव जिता देंगे। बड़े चाणक्य हैं राजनीति के, लेकिन राजनीति में छोटी छोटी चीज़ों को सीखना होता है और उससे सबक लेकर आगे की रणनीति बनानी पड़ती है। नहीं तो अभी तो सिर्फ कर्नाटक का राज्य गया है जहाँ सिर्फ दो मुद्दे पर, एक गरीबी बेरोजगारी और दूसरा भ्रष्टाचार, इस मुद्दे पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और उसके तमाम दूसरे मुद्दे वो वहाँ पर फेल कर गए। अब इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। खास करके अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए, भले ही वह यहाँ सत्ता में नहीं हो, लेकिन सत्ता में आने की जो संभावना है उसको देखते हुए अगर मूल्यांकन किया जाए तो यहाँ बीजेपी को और थोड़ी एग्रेसिवनेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी और कई मुद्दों पर अपना क्लियर कट रुख अपनाना पड़ेगा। क्लियर कट रुख नहीं अपना पाने के कारण ही 2019 के चुनाव में जब उसने अपने गैर परंपरागत वोटर को प्राप्त करने के लिए लगभग अपने परंपरागत वोटर को छोड़ सा दिया था और उसका परिणाम बीजेपी को 2019 के चुनाव में दोबारा सत्ता से वंचित होना पड़ा था। अब फिर सत्ता प्राप्ति के लिए भी इसे क्लियर कट होना पड़ेगा और जो इसके परंपरागत वोटर हैं, चूँकि यह राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय मुद्दों से इसे ऊपर उठना होगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी लोगों को समझाना होगा, लेकिन ऐसा करती हुई बीजेपी यहाँ नहीं दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा यह फेसबुक और ट्विटर तक सीमित हो जा रही है उन मुद्दों पर। इन मुद्दों में प्रमुख मुद्दा है 1932 के खतियान का मुद्दा। हेमंत सोरेन इस पर शुरू से मुखर रहे हैं और इसी का फ़ायदा 2019 के चुनाव में उन्हें मिला भी। इसको जब सदन में उन्होंने पास करा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, यह जानते हुए भी कि इसकी स्थिति आगे चलकर क्या होनी है। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इसे वापस कर दिया और फिर से हेमंत सोरेन ने भी इसे ठंडे बस्ते में ही रखा हुआ है क्योंकि वह भी जानती है कि इसके आगे चलकर क्या परिणाम होंगे। तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी को लपकना चाहिए कि किस प्रकार से जब पूर्व में बाबूलाल मरांडी के समय में उसने प्रयास किया था तो हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यहाँ पर खतियानी मुद्दे स्थानीयता के आधार नहीं बन सकते, उससे इतर ढूंढने होंगे। यह बात यहाँ के लोगों को अगर समझाने का प्रयास बीजेपी नहीं कर रही है तो फिर इसका ज़्यादा फायदा हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार को ही मिल जाएगा। दूसरी बात आई थी यहाँ पर नियोजन की नीति की, वह भी जुड़ा हुआ था स्पष्ट रूप से उसी खतियानी मूलवासी आदिवासी से और इसको भी हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी इस डर से नहीं लपक रही है कि शायद मूलवासी आदिवासी उनके विरुद्ध न चले जाएं। हालांकि हेमंत सोरेन ने इसको पाटने के प्रयास शुरू किए और 60-40 की अनुपात वाली नीति लेकर आई जिसका अभी मूलवासी आदिवासी विरोध कर रहे हैं। तो इसमें भी बीजेपी को मुखर होना होगा और स्पष्ट नीति अपनानी होगी कि 60-40 भी नहीं 100 का 100 जो मेरिट है उसके लिए काम करना होगा। और इसके लिए स्थानीयता, खास करके छात्र ही तो नौकरी लेते हैं, तो जो छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं जिन्होंने पहली से 10वीं तक पढ़ा है तो उनके तो स्थानीयता मिल ही जानी चाहिए। और उसके बाद जो गैर मानक हैं, जो ज़मीन के कागजात से इतर मानक हैं, उसको अपना करके फिर आगे लाना चाहिए। और इसमें बीजेपी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक सिमटी हुई है, कोई तेज प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जिस प्रकार से ईडी ने घेरा हेमंत सोरेन को और उसके कई लोगों के, हेमंत सोरेन के गार्ड पाए जा कि राइफल्स पाए जाते हैं प्रेम प्रकाश के घर के यहाँ, और तमाम बातें उसके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उस पर ईडी ने शिकंजा कसे हुए हैं। खुद हेमंत सोरेन भी
लाभ के पद को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी इन सब मुद्दों को जोरदार ढंग से नहीं उठा पा रही है। और अगर इसे जोरदार ढंग से इसे नहीं उठा पाई, अपनी इसने जो नेशनल पार्टी की छवि है उस छवि को यहाँ पर नहीं निखारा, तो फिर आगे विधानसभा का चुनाव भी जीतने में कठिनाई होगी और लोकसभा के चुनाव में भी।